अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चले तो रेक्टिफिकेशन क्या होती है? देखें, रेक्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑल्टरनेटिंग करंट कन्वर्ट होता है किसमें? डायरेक्ट करंट में। अभी हम ऑल्टरनेटिंग करंट को डिटेल में पढ़कर आ गए। तो मैं अगर ड्रॉ करूं तो ऑल्टरनेटिंग करंट को ऑल्टरनेटिंग करंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपने आप को ऑल्टरनेट करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पॉजिटिव नेगेटिव। ये है एसी। इस एसी को अगर कन्वर्ट कर दिया जाए किसमें? यूनी डायरेक्शनल करंट या एक ही डायरेक्शन के अंदर, तो फिर ये जो करंट बनता है इसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट करंट कहते हैं। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया? डायरेक्ट करंट। तो अगर आप देखें, इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन है। इस करंट को हम क्या कहते हैं? डीसी। और ये जो रेक्टिफिकेशन है, ये प्रोसेस है क्या? कन्वर्जन ऑफ एसी इंटू डीसी। तो प्रोसेस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एसी इंटू डीसी। ऑल्टरनेटिंग करंट जो कि डायरेक्शन, वेरिएबल डायरेक्शन करंट है, उसे अगर आप एक डायरेक्शन करंट के अंदर यूनिफाई कर दें या रिस्ट्रिक्ट कर दें, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन। अब इस रेक्टिफिकेशन को करने के लिए जो डिवाइस यूज होगी उसका क्या नाम है? तो उसे हम कहते हैं रेक्टिफायर। उस डिवाइस का नाम डायोड है, लेकिन डायोड यहां पर एज अ यूज होता है रेक्टिफायर के तौर पर। तो हम यहां पर लिख सकते हैं डायोड is used as, या डायोड एक्ट एज अ रेक्टिफायर। अब डायोड क्या है? डायोड एक ऐसी डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगी। ठीक है, एक्ट एज अ रेक्टिफायर। और बिल्कुल इसी चीज तरह को अगर मैं उल्टा करूं कि अगर मुझे एसी से डीसी के बजाय डीसी से एसी में आना हो, तो याद रखें, डीसी से एसी में आने के लिए हम इन्वर्टर यूज करते हैं, जो कि आपके घर में यूपीएस रखा हुआ है। तो यूपीएस जो है वो क्या है? इन्वर्टर है ना। और वो क्या करता है? वो बैटरी से लेता है डायरेक्ट करंट और किस में कन्वर्ट कर देता है? ऑल्टरनेटिंग करंट में। और फिर वो ऑल्टरनेटिंग करंट आपके घर के अंदर क्या करता है? मूव करता है थ्रू आउट। तो डायोड जब रेक्टिफायर के तौर पे यूज होता है, तो अब ये डायोड डिफरेंट, अभी आगे जाकर हम रेक्टिफिकेशन की टाइप पढ़ेंगे, हाफ वेव और फुल वेव। तो उसके अंदर हाफ वेव और फुल वेव के लिए डायोड, नंबर ऑफ डायोड डिफरेंट होते हैं। जैसे अगर मैं यहां पर लिख दूं कि अगर एक डायोड कहीं पर लगा हुआ है, तो एक डायोड किसको रिप्रेजेंट करेगा? और दूसरे में अगर 2 और 4 आपके पास जो डायोड लगे हुए हों, तो वो किस रेक्टिफिकेशन के लिए यूज होंगे? तो इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पर लिख देते हैं पॉइंट में कि 2 या 4 अगर डायोड लगे हुए हों तो ये फुल वेव के लिए, और एक डायोड अगर लगा हुआ हो तो वो हाफ वेव के लिए। यहाँ पे मैं 1 के लिए लिख देता हूँ कि ये है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हाफ वेव क्या होगी? रेक्टिफाई। जबकि 2 या 4 किसके लिए यूज होता है? फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए, FWR फुल वेव, यानी कि इसके अंदर पूरी वेव क्या हो जाएगी? रेक्टिफाई। जैसा कि ऊपर मैंने आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है कि सारी की सारी वेव्स क्या हो रही है? रेक्टिफाई हो रही है। अब होगा कैसे, इस चीज को टॉपिक के अंदर समझते हैं। सबसे पहली बात ये आ जाती है टाइप्स की। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि रेक्टिफिकेशन की 2 टाइप्स है। एक कहलाती है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, दूसरी कहलाती है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं कि पहली आपके पास है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। अच्छा। और दूसरी जो है वो है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। फुल वेव रेक्टिफिकेशन। अब इसको थॉरोली यहाँ पर सिर्फ हम जो है वो ड्रॉ करके डिस्कस कर लेते हैं कि हाफ वेव में क्या होगा और फुल वेव में क्या होगा। लेट से अगर मैं कहूँ कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है, तो फुल एसी साइकिल को जब आप कन्वर्ट करेंगे हाफ वेव में, तो हाफ वेव का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ हाफ वेव जो होगी वो क्या होगी? कन्वर्ट। या फिर या तो आप ये कर लें कि क्रैश क्रैश बन गया और ट्रफ ब्लॉक हो गई, या फिर आप ये कह लें कि ट्रफ उसके अंदर से पास हो गई और क्रैश क्या हो गई? ब्लॉक। दोनों ऑप्शन हो सकता है। ठीक है। तो हाफ वेव के अंदर यही है कि कोई भी एक वेव, यानी कि कंप्लीट वेव में से आधी वेव क्या हो जाएगी? रेक्टिफाई हो जाएगी। तो आप देखें, अगर आधी वेव भी रेक्टिफाई हो गई तो डायरेक्शन तो एक ही रह गई ना। दो एसी के अंदर 2 डायरेक्शन थी,
अब आप देखें तो यहाँ पर क्या हो गई, एक डायरेक्शन, तो इसी को तो हम डीसी कहते हैं, एक डायरेक्शन में करंट डीसी है, ठीक है ना। अच्छा, जबकि फुल वेव रेक्टिफिकेशन में क्या होगा, फुल वेव रेक्टिफिकेशन में पूरी वेव क्या हो जाएगी, रेक्टिफाई। तो यहाँ पर आपके पास एसी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और जब ये आप फुल वेव रेक्टिफिकेशन करते हैं तो इसके अंदर दोनों जो आपके वेव के पार्ट हैं, क्रेस्ट भी और ट्रफ भी, वो दोनों क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं डीसी के अंदर। तो इसे हम कहते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। देखिए, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर क्या होगा, हाफ ऑफ द वेव इज कन्वर्टेड इनटू डीसी, ये बात हमें पता है। तो अगर हम यहां पर लिखें तो हम यहां पर ये लिख सकते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के लिए कि इट अलाउज ओनली वन हाफ साइकिल, वन हाफ साइकिल ऑफ एसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज वेव फॉर्म टू पास वाइल लॉकिंग, दूसरे को वो क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, लॉकिंग द अदर हाफ, दूसरे को वो पास होने नहीं देता, लॉकिंग द अदर हाफ। तो एक तो ये इसकी स्टेटमेंट हो गई, ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूं, ये है HWR से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। और दूसरा, इसके अंदर हम ये भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि ओनली हाफ ऑफ द एसी, ओनली हाफ ऑफ द एसी इज कन्वर्टेड इनटू डीसी, कन्वर्टेड इनटू डीसी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गई, इसकी स्टेटमेंट हो गई कि हाफ ऑफ द एसी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, डीसी में। अब सर्किट डायग्राम के जरिए जरा देखते हैं कि जो स्टेटमेंट हमने लिखी है उसे हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखिए, सर्किट डायग्राम ये है। ये जो आपको रेड कलर का एरो नजर आ रहा है इसे हम कहते हैं डायोड, ये डायोड का सिंबल है, ये है डायोड। तो डायोड को अगर मैं यहाँ पर अलग से ड्रॉ करके आपको बता दूं, ये इस तरह का जो सिंबल होता है इसे हम सिंबल कहते हैं, ये सर्किट सिंबल होता है डायोड का। इसके अंदर ये जो एरो है इसे हम पॉजिटिव कहते हैं और ये जो लाइन है इसे हम नेगेटिव कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि दो टर्मिनल है, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। तो ये सिंबल है किसका, डायोड का, सिंबल ऑफ डायोड। तो जहां कहीं भी सर्किट में ये आपको नजर आएगा इसका मतलब वहां पर क्या है, डायोड लगा हुआ है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, एसी को अप्लाई करना है। तो चलिए एसी को अप्लाई करते हैं। एसी को आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं इस तरह से कि ये आपने इनपुट पर कर दे दिया एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, ये दे दिया एसी, ये है इनपुट। अब हमने ये पढ़ा है कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में जब आपने डायोड लगा दिया, और कितने डायोड यूज किए, एक डायोड, तो ये एसी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, डीसी में। तो अब डीसी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हमने लगा दिया आर रेजिस्टर, इसे लोड रेजिस्टेंस कहते हैं। तो यहाँ पे हमें आउटपुट मिलना है ना, तो वो आउटपुट कैसे मिलेगा, तो वो आउटपुट हमें मिलेगा सिर्फ और सिर्फ हाफ ऑफ द वेव के अंदर, यानी नेगेटिव साइकिल आपको मिलेगा ही नहीं। तो ये आपके पास जो करंट है ये क्या है, डीसी, और इसे हम क्या कहते हैं, आउटपुट, ठीक है। तो आप देख लें यहाँ पे क्या हुआ कि एक इनपुट जब आपने अप्लाई किया तो वो इनपुट कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, वो कन्वर्ट हो गया आउटपुट डीसी में, जो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव साइकिल था। अच्छा, जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव साइकिल ही आउटपुट के अंदर कन्वर्ट हो, ये भी हो सकता है कि नेगेटिव साइकिल आउटपुट में कन्वर्ट हो जाए। और ऐसा होगा क्यों, तो देखिए उसके लिए मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये बात। सबसे पहली तो ये बात है कि पॉजिटिव कैसे पास हुआ। तो देखो यहां पर अगर मैंने एक डायोड लगाया है डी, ये है एसी, तो एसी के दो साइकिल होते हैं ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो लेट से पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है ना, इस चीज को मैं डिस्कस करूं, पॉजिटिव साइकिल। तो मैंने कहा लोड रेजिस्टेंस पर क्या होगा, ये पास हो जाएगा। और कैसे पास होगा, तो इसमें क्या होता है कि जब पॉजिटिव कनेक्ट होता है पॉजिटिव के साथ, क्योंकि डायोड का जो एरो है वो क्या है, पॉजिटिव है, और नेगेटिव कनेक्ट होता है नेगेटिव के साथ, तो इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अप्लाई करने को हम कहते हैं बाइजिंग। बाइजिंग क्या है, एक ऐसी टेक्निक है जिसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डायोड पे अप्लाई किया जाता है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करता है, तो इस डायोड के जंक्शन के अक्रॉस क्या होता है, करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है।
और करंट फ्लो करने का मतलब यही है कि ये पॉजिटिव साइकिल इस डायोड ने क्या किया, पास करवा दिया, अलाउ कर दिया, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि रिपल्जन है। तो रिपल्जन की वजह से डायोड के अंदर क्या हो रहा होता है, डायोड के अंदर फोर्स ऑफ रिपल्जन की वजह से करंट अक्रॉस द जंक्शन फ्लो कर जाता है। तो ये तो बात हो गई कि पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट फ्लो क्यों किया। अब रिवर्स वाले की अगर बात करें कि रिवर्स वाले के अंदर करंट क्यों नहीं फ्लो करेगा, तो उसका रीजन ये है कि आप सोचें कि अगर यही साइकिल मैं इस तरह ड्रॉ करूं कि दोबारा हम यहाँ पर एक जो है वो सर्किट बना लेते हैं, और ये आपके पास है डायोड, और इसमें ये है रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस है आर। अब नेगेटिव हाफ साइकिल में ये हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। डायोड का तो पॉजिटिव है ना। अब आप देखें कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या हो गया, कनेक्टेड, और ये वाला पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ क्या हो गया, कनेक्टेड। इस तरह की जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बाइजिंग है इसे हम रिवर्स बाइजिंग कहते हैं, और रिवर्स बाइजिंग के अंदर करंट फ्लो नहीं करता, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। अब करंट की वैल्यू जीरो हो गई, इसका मतलब यहां पर आपको कोई करंट नहीं मिलेगा। इसी वजह से जो नेगेटिव हाफ साइकिल है वो पास नहीं होता। ये नेगेटिव साइकिल, ये इसके अंदर से पास नहीं हो रहा, क्या कहते थे, करंट ब्लॉक हो जाता है, जिसको मैंने स्टेटमेंट में लिखा कि एक करंट को जाने देगा और दूसरा हाफ करंट जो होगा उसे वो क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, क्योंकि ऑपोजिट साइंस है, और इन ऑपोजिट साइन को हम रिवर्स बाइजिंग कहते हैं। तो ये करंट को अलाउ नहीं करेगा। जबकि मैंने ये दूसरी बात भी कही कि अगर आप क्या करें कि जो हमारे पास साइन है उनको चेंज कर दें इस तरह से कि डायोड को आप उल्टा करके लगा दें, तो डायोड को उल्टा करके लगाएंगे तो भी आपके पास करंट क्या हो जाएगा, फ्लो कर जाएगा। तो लेट से अगर मैं इस डायोड को रिवर्स करके लगा दूं, रिवर्स कैसे होगा, ये होगा, ये हो गया अब रिवर्स, ठीक है ना। अब इस रिवर्स के अंदर अगर आप देखें तो नेगेटिव हाफ साइकिल अब इसके अंदर से पास हो जाएगा, ठीक है ना। नेगेटिव साइकिल मैंने अप्लाई किया तो नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट हो गया और पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया। अगेन देखें अब रेजिस्टेंस के ऊपर करंट क्या कर गया, फ्लो कर गया। तो ये भी आपके पास क्या है, क्या नाम है, फ्लो है, जिसे हम हाफ वेव रेक्टिफिकेशन कहते हैं। तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का मतलब ये जरूरी नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव साइकिल ही रेक्टिफाई होगा, नेगेटिव साइकिल भी रेक्टिफाई हो सकता है अगर आप डायोड को क्या करते हैं, रिवर्स पोजीशन के अंदर लगाते हैं। तो जब रिवर्स पोजीशन में लगाएंगे अगेन सिमिलर सिमिलर वाले साइन क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, और ये बाइजिंग फॉरवर्ड बाइजिंग कहलाती है। और फॉरवर्ड बाइजिंग के अंदर करंट क्या करता है, फ्लो कर जाता है। इधर भी फॉरवर्ड बाइजिंग थी तो करंट क्या कर गया था, फ्लो कर गया था। लेकिन याद रखें एक वक्त में कोई एक ही जो आपके पास साइकिल है वो पास होगा, हाफ ऑफ द साइकिल, या तो पॉजिटिव वाला या फिर नेगेटिव वाला। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पॉजिटिव वाला पास कराएं या नेगेटिव वाला, आपकी जो डिवाइसेज हैं अगर वो डायोड या डीसी करंट पे चलती हैं तो एक हाफ साइकिल भी चला जाए तो वो वर्क करेगी, ठीक है। तो इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव से इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब ये तो बात हो गई किसके लिए, कि हमने यहां पर पढ़ लिया कि हाफ और फुल वेव के अंदर क्या होगा। यहां पर इसकी हम प्रॉपर्टीज को लिखेंगे कि फॉरवर्ड बाइजिंग में और रिवर्स बाइजिंग के अंदर किस तरह से ये वर्क करेगा। तो वर्किंग में सबसे पहले फर्स्ट हाफ साइकिल, जो कि अभी मैंने आपको समझा दिया, फर्स्ट हाफ साइकिल, और फर्स्ट हाफ साइकिल के बाद सेकेंड हाफ साइकिल, सेकेंड हाफ साइकिल। अच्छा जी, अब यहां पर देखें कि जब फर्स्ट हाफ साइकिल है तो फर्स्ट हाफ साइकिल का क्या मतलब है, ये है साइकिल पॉजिटिव, ठीक है, इसे हम फर्स्ट हाफ साइकिल का, ये फर्स्ट हाफ साइकिल क्या कर देते हैं, आप अप्लाई कर देते हैं इनपुट पर, इसको आप इनपुट पे अप्लाई कर देते हैं। तो क्या होगा, जैसा कि अभी मैंने आपको वहां सिखाया कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, डायोड का ये आपके पास पॉजिटिव पोटेंशियल ये नेगेटिव पोटेंशियल, कौन सी बाइजिंग है, फॉरवर्ड बाइजिंग है। फॉरवर्ड बाइजिंग में करंट क्या करता है, फ्लो कर जाता है, और करंट यहाँ से फ्लो करेगा तो करंट कहाँ आ जाएगा, रेजिस्टेंस पर, और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको क्या मिल जाएगा, आउटपुट, और वो आउटपुट भी हाफ साइकिल होगा, ये ठीक हो गया। तो अगर आप देखें तो जो हमारे पास एसी था वो अब कन्वर्ट किसके अंदर हो गया, डीसी में, और इसका सिर्फ और सिर्फ एक हाफ साइकिल क्या हो गया, यहाँ से मूव करके चला गया। यहाँ पर जो टाइम है वो जीरो से लेकर T/2 तक, हाफ साइकिल T/2 तक ही होता है ना, और बाकी का हाफ साइकिल क्या होता है, T/2 से टी तक, ठीक है ना। एक कंप्लीट वेव के अंदर जो टाइम होता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं, वो टी होता है। अब सेकेंड हाफ को देखें तो सेकेंड हाफ में क्या करना है आपने, सेकेंड हाफ के अंदर आपने यही शो करना है कि अब नेगेटिव हाफ साइकिल कैसे इसमें से पास करेगा। तो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए
मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ कि ये आपके पास है नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल में पोटेंशियल चेंज हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव। तो अब आपको पता है कि जब नेगेटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो और पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट हो, इस बाइजिंग को हम कहते हैं रिवर्स बाइजिंग। और रिवर्स बाइजिंग के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करता, ये अलाउ नहीं करेगा किसी करंट को जाने के लिए। आई इज नॉट इक्वल टू, सॉरी, आई इक्वल टू जीरो, करंट इसके अंदर से पास नहीं हो रहा। अच्छा, तो फिर आप लोड रेजिस्टेंस पे आ जाएंगे, तो लोड रेजिस्टेंस पे क्या होगा, लोड रेजिस्टेंस पे आपको कोई करंट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि पहले हाफ साइकिल में और दूसरे हाफ साइकिल में, जी 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 बोले, आपकी आवाज कट के आ रही है, दोबारा बताएं। अच्छा, ये पॉइंट दोबारा बता दो। देखिए, इसके अंदर ये है कि पहले हाफ साइकिल में मैंने आपको बताया कि करंट क्यों फ्लो कर रहा है। करंट इसलिए फ्लो कर रहा है क्योंकि जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव से कनेक्ट हुआ हुआ है, नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है ना। इस चीज को अगर ड्रॉ किया जाए तो वो इस तरह से होती है कि जो बाइजिंग होती है ना, वो जब डायोड पे अप्लाई की जाती है, तो डायोड में आपको ब्लॉक डायग्राम में अगर ड्रॉ करके बताऊं एक रफली सा, वो इस तरह का है कि इसमें जो है वो दो डायोड या सेमीकंडक्टर यूज होते हैं, एक पी टाइप और ये एक एन टाइप। पी टाइप का मतलब होता है जिसके अंदर पॉजिटिव होल्स की वैल्यूज क्या हो, ज्यादा हो, पॉजिटिव होल्स। और एन टाइप का मतलब इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होंगे, नेगेटिव चार्जेस होंगे। अब होता ये है कि जब आप इसके ऊपर अप्लाई करते हैं बैटरी को, और वो बैटरी कौन सी है, पॉजिटिव नेगेटिव यानी ऑल्टरनेटिंग करंट है। तो क्या होता है कि अगर पहला हाफ साइकिल है पॉजिटिव नेगेटिव, तो आप देखें पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, तो यहां से पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है ना। तो ये वाला पॉजिटिव जब इन पॉजिटिव को पुश करेगा और ये वाला नेगेटिव जब नेगेटिव को पुश करेगा, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेंगे, मूव करेंगे, और इनके मूव करने से क्या आएगा, करंट आ जाएगा। तो यहां पर जो आपको नजर आ रहा है कि ये हाफ साइकिल पास हो रहा है, ये किस वजह से पास हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कौन सी बाइजिंग है, इसे कहते हैं फॉरवर्ड बाइजिंग। और फॉरवर्ड बाइजिंग के अंदर करंट फ्लो करता है क्योंकि सेम पोटेंशियल है, रिपल्जन होती है, रिपल्जन की वजह से यहाँ पर डायोड में जंक्शन के अक्रॉस करंट फ्लो करता है। लेकिन रिवर्स बाइजिंग में क्या होगा, अब रिवर्स बाइजिंग में उल्टा कर दे। रिवर्स बाइजिंग में क्या होगा, यहाँ पर आ गया नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव, तो इसका मतलब साइन कन्वेंशन आप चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे जब मैं अप्लाई करूंगा किसको, नेगेटिव को और पॉजिटिव को, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ आ गया नेगेटिव, यहाँ आ गया पॉजिटिव। अब मुझे बताइए, ये जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव तो इन पॉजिटिव को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट, और इसी तरह ये पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो मुझे बताएं, इज अक्रॉस द जंक्शन, तो यहाँ पे करंट ही नहीं फ्लो करने दे रहा, तो इसका मतलब करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो यही रीजन है कि जब आप इसको रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं तो रिवर्स बाइजिंग में कोई करंट फ्लो नहीं करता। क्यों, क्योंकि आपके डायोड में अक्रॉस द जंक्शन करंट फ्लो नहीं कर रहा, ठीक है। इसके अंदर रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है, ठीक है। यस सर। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसके पॉइंट्स अगर हम लिख लें, तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये बता दिया कि ये वाला जो आपके पास करंट है या हाफ साइकिल है, इसके अंदर फॉरवर्ड बाइजिंग की वजह से करंट फ्लो करता है। फॉरवर्ड बाइजिंग, फॉरवर्ड बाइजिंग का मतलब यही है, पॉजिटिव पॉजिटिव से, नेगेटिव नेगेटिव से। दूसरा, इसके अंदर डायोड जो होता है वो कंडक्ट करता है, डायोड विल कंडक्ट या अलाउ करता है, डायोड विल अलाउ या डायोड विल कंडक्ट। और तीसरा, ये एक क्लोज सर्किट बन जाता है। क्लोज सर्किट का मतलब यही होता है कि उसमें से करंट क्या कर रहा है, फ्लो। अगर हम कहते हैं ना सर्किट ओपन है, ओपन का मतलब क्या होता है, इसमें से करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो ओपन। इस कि अगर करंट फ्लो कर रहा है, तो आप जानते हैं रेजिस्टेंस का करंट के साथ क्या होता है, इनवर्स रिलेशन। जहां रेजिस्ट करंट ज्यादा होगा वहां रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम। यही बात हम यहां पर भी लिख देते हैं कि इस हाफ साइकिल के अंदर रेजिस्टेंस क्या कर जाएगी, डिक्रीज। और क्यों, क्योंकि करंट क्या कर जाएगा, इंक्रीज, करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब आ जाए रिवर्स बाइजिंग में, तो रिवर्स बाइजिंग के अंदर करंट तो फ्लो ही नहीं किया था। तो अगर करंट जीरो है, तो करंट जीरो होने का मतलब यह है कि जो रेजिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, वो रेजिस्टेंस आपके पास हो जाएगी इनफाइनाइट, ठीक है ना, रिवर्स बाइजिंग। और इसके अंदर हमने ये पढ़ा कि डायोड कंडक्ट नहीं करवाता, डायोड विल नॉट कंडक्ट। तो डायोड के अंदर कोई कंडक्शन नहीं होती, इसीलिए करंट क्या हो जाता है, जीरो। और क्या इस सर्किट को हम ये भी कह सकते हैं कि ये ओपन सर्किट है,
क्योंकि अगर करंट ही फ्लो नहीं कर रहा तो करंट ना फ्लो करने का मतलब क्या है कि सर्किट क्या है, ओपन है। अब इसके भी अगर पॉइंट लिखे तो क्या होगा, तो इसमें हम ये लिखेंगे कि करंट की वैल्यू क्या है, 0। और अगर करंट की वैल्यू 0 इसका मतलब आर इंक्रीज कर रहा है, और आर के इंक्रीज करने की वजह से ही करंट क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है और 0 पे चला गया। ये भी कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो करंट की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है ना। तो ये है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर फर्स्ट हाफ साइकिल और सेकेंड हाफ साइकिल के अंदर पॉइंट्स। ठीक है। अब अगले पे आ जाते हैं, इसी की वेव फॉर्म। जैसा कि आपको वेव फॉर्म नजर आ रही है कि यहां पर इनपुट आउटपुट में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, तो यहां पर आप देखें डॉटेड लाइन से मैंने ये शो किया हुआ है, ये है इनपुट और ये है इसका आउटपुट, ये है इसका आउटपुट। तो आपने देखा कि इनपुट में अगर एक कंप्लीट वेव की बात करें तो 0 से वो वेव जाके कहाँ कंप्लीट हो रही है, टी पर। आधी वेव क्या होगी, T/2। ठीक है। और इनपुट के अंदर दोनों आपके पास डायरेक्शन है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। लेकिन जब ये आउटपुट में चला जाता है तो आउटपुट में ये क्या बन जाता है, ये डीसी बन जाता है। और इसके अंदर अगर आप इसके वेव को देखेंगे तो ये वेव, एक ही वेव क्या है, कंप्लीट हो गई है। ये एक ही वेव है जो कि कंप्लीट है। और इसी वेव को हम क्या कहते हैं, ये है डायरेक्ट करंट, या इसे हम एक और भी नाम देते हैं, इस करंट को हम कहते हैं पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग का मतलब यही है, वेरिएबल है ना अभी, क्योंकि डायरेक्ट करंट तो स्मूथ होता है, लेकिन यहाँ पे स्मूथनेस नहीं है। इस स्मूथनेस को हम बाद में स्मूथ बनाते हैं किसके जरिए, कैपेसिटर्स के जरिए। ठीक है। मतलब लेकिन फिलहाल फ्लक्चुएटिंग। हाँ, फ्लक्चुएटिंग, यहाँ पर देखें फ्लक्चुएशन है ना ये, क्योंकि जो डायरेक्ट करंट होता है ना, स्टेडी करंट, वो इस तरह का होता है। देखो ये है 0, तो जो डायरेक्ट करंट है वो इस तरह का होता है कि ये आपके पास है 0 और +5। अब +5 में अगर आप देखें तो ये बिल्कुल कांस्टेंट है, इसे स्टेडी करंट या कांस्टेंट करंट कहते हैं। लेकिन आपका जो अभी करंट आया वो कैसा है, वो तो वेव की सूरत में, करंट मैक्सिमम है फिर 0 हो रहा है। तो इस करंट को हम कांस्टेंट करंट नहीं कहते, इसे हम पल्सेटिंग या फ्लक्चुएटिंग करंट कहते हैं। ठीक है ना। तो आप देख लें यहाँ पे क्या हुआ कि इनपुट आउटपुट के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर पॉइंट क्या, यहाँ पर पॉइंट ये है कि जो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन होती है, उस हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर अगर हम कहें इनपुट की फ्रीक्वेंसी एफ है, तो यहां पर जो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी होती है वो चेंज नहीं होती, और वो भी क्या होती है, एफ के बराबर ही होती है। जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या है, एफ। अब सोचें एफ क्या होता था, फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं, फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ साइकिल्स, ठीक है ना, या नंबर ऑफ रोटेशन पर यूनिट टाइम। तो अगर आप देखें कि एसी का जो इनपुट है, एसी, वो इनपुट एक साइकिल कब कंप्लीट होता है, जब 360 डिग्री कंप्लीट होता है। ठीक है ना। एसी में टोटल साइकिल कंप्लीट होने का मतलब कितना एंगल कवर होना है, 360 डिग्री। लेकिन ये कंडीशन डीसी के लिए नहीं है। डीसी के लिए ये नहीं है कि 360 डिग्री पूरा कवर होगा तब एक साइकिल कंप्लीट होगा, इसको हम एक साइकिल ही कहते हैं। ये डीसी का एक साइकिल या एक रिपल है। तो देखें एसी के अंदर भी एक साइकिल है कंप्लीट, और डीसी में भी एक साइकिल है। तो अगर दोनों जगह एक एक साइकिल है तो फ्रीक्वेंसी दोनों की क्या हो गई, सेम हो गई। तो हम यहां पर ये कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, सेम रहती है। जो इनपुट की फ्रीक्वेंसी होगी वही आउटपुट की फ्रीक्वेंसी होगी। अगर इनपुट के अंदर एक कंप्लीट साइकिल है तो आउटपुट में भी एक कंप्लीट साइकिल है। ठीक है। इस बात को इससे कंफ्यूज ना करना कि इनपुट में तो सर पॉजिटिव भी नजर आ रहा है, नेगेटिव भी नजर आ रहा है। तो ठीक है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर ही तो एसी बना रहे हैं, इसी वजह से तो उसे ऑल्टरनेटिंग करंट कहते थे। लेकिन जब हम आउटपुट की बात करेंगे तो आउटपुट के अंदर डीसी जो है वो एक जो लूप है इसका, इसी लूप को क्या कहते हैं, यही एक कंप्लीट लूप है। बस अगर ये दूसरा लूप बन जाएगा तो फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी। तो इसीलिए हम कहते हैं एक साइकिल इनपुट एक साइकिल आउटपुट, दैट इज सेम फ्रीक्वेंसी। तो पेपर के अंदर एमसीक्यूज पूछा जाएगा कि जब हाफ वेव रेक्टिफिकेशन होती है तो बताएं इनपुट फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है, सिंगल हो जाती है, सेम रहती है, नन ऑफ दीज। तो आप कहेंगे कि इनपुट फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, ना डबल होगी ना कम होगी, बल्कि क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है। अब आ जाते हैं किस पर, फुल वेव रेक्टिफिकेशन पे। अब हाफ वेव का अगर आपको बात समझ आ गई तो फुल वेव भी आपको क्लियर हो जाएगी कि फुल वेव के अंदर क्या है, कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी कन्वर्ट होगा किसमें, डीसी में। तो हम यहां पर इसकी स्टेटमेंट सबसे पहले लिखें, तो हम लिखेंगे इट कन्वर्ट्स, इट कन्वर्ट्स कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी
इनटू पल्सेटिंग डीसी, पल्सेटिंग डीसी। तो अब इसके अंदर क्या होगा, आधी के बजाय कंप्लीट वेव क्या हो जाएगी, रेक्टिफाई। या फिर इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि इट यूटिलाइजेस फुल साइकिल ऑफ एसी, यूटिलाइज फुल साइकिल ऑफ एसी, यानी कि ये पूरी एसी साइकिल पे काम करता है, फुल साइकिल ऑफ एसी। ठीक है, अच्छा। तो अब आ जाते हैं इसकी सर्किट डायग्राम पे। अच्छा, अब देखिए सर्किट डायग्राम में अगर देखा जाए तो आपकी जो बुक है उसके अंदर उन्होंने ब्रिज रेक्टिफायर ही ड्रॉ किया हुआ। मैंने यहाँ पे दो सर्किट ड्रॉ किए हुए, दोनों सर्किट्स के जरिए हम देख लेंगे कि फुल वेव रेक्टिफिकेशन कैसे होती है। जो आसान लगे आप वो कर लेंगे, दोनों मेथड ठीक है। तो पहला जो आपके पास है ना मेथड, जो आपको डायग्राम ये नजर आ रही है, इस डायग्राम को या इस सर्किट को हम कहते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। और आपकी बुक के अंदर ब्रिज रेक्टिफायर के जरिए ही फुल वेव रेक्टिफिकेशन उन्होंने सिखाई है। इसे हम कहते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। एक और भी तरीका होता है फुल वेव रेक्टिफिकेशन का, और इस सर्किट को हम कहते हैं सेंटर टेप, सेंटर टेप रेक्टिफायर। इसका भी काम यही है, ये भी फुल वेव रेक्टिफिकेशन ही करता है, बस क्या है मेथड डिफरेंट है। किसी से भी किया जा सकता है, डिफरेंट सर्किट के अंदर डिफरेंट मेथड होते हैं रेक्टिफिकेशन के, लेकिन काम दोनों का सेम है। हाँ, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है, ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर नंबर ऑफ डायोड्स कितने यूज होते हैं, तो वो यूज होते हैं 4 डायोड्स। आपको नजर भी आ रहा है यहाँ पर कितने डायोड है, D1 D2 D3 D4, 4 डायोड। जबकि सेंटर टेप रेक्टिफायर के अंदर कितने डायोड्स यूज होते हैं, तो वो हैं 2 डायोड। और इसी वजह से मैंने ये सर्किट ड्रॉ करके बताया, क्योंकि मैंने ऊपर आपको ये बात बता दी थी, फुल रेक्टिफिकेशन में मिनिमम कितने डायोड हैं, 2, मैक्सिमम कितने हैं, 4 है। तो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है एक डायोड है D1 और दूसरा डायोड है D2। ठीक है ना। तो अब पेपर के अंदर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ डायोड्स आर यूज्ड इन फुल वेव रेक्टिफिकेशन, तो आंसर इज 2। and how many maximum number of diodes are used in full wave rectification, then the answer is 4 diode. It means 2 diode and 4 diode, both answers are correct, minimum for 2, maximum for 4। ठीक है। और हाफ वेव के लिए पूछेगा तो हाउ मेनी डायोड्स आर यूज, तो ओनली 1 डायोड इज यूज फॉर हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। ठीक है, तो ये आपके पास पॉइंट हो गया डायोड के नंबर से रिलेटेड। अब जरा सर्किट के अंदर आ जाए, और सर्किट के अंदर हम ये समझते हैं कि ये जो आपके पास ब्रिज रेक्टिफायर है, ये किस तरह से रेक्टिफिकेशन करता है। तो देखिए इसके अंदर ये होता है कि सबसे पहले मैं एसी इनपुट अप्लाई करता हूँ। तो मैं यहाँ पर एसी इनपुट, और एसी इनपुट के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया 2 साइकिल, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, ये है एसी इनपुट। अब ये एसी इनपुट जब हम अप्लाई करेंगे तो ये जो लोड रेजिस्टेंस है ना, लोड रेजिस्टेंस, ये जो दरमियान में आपको नजर आ रही है, इस लोड रेजिस्टेंस पर आपको आउटपुट मिलेगा। और वो आउटपुट ऐसा होगा कि उसके अंदर 2 पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। इसे हम कहते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपकी पूरी वेव, पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ, दोनों क्या हो रहा है, रेक्टिफाई। आगे अभी मैं अलग अलग करके भी ये सिखाऊंगा कि हाफ वेव में और फुल वेव में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये रेक्टिफिकेशन हुई। लेकिन यहाँ पर आप करंट की डायरेक्शन को समझ लें कि किस तरह करंट जो होता है वो फ्लो करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर फुल वेव रेक्टिफिकेशन होती है। ठीक है, अच्छा। दूसरा, इसकी वर्किंग के अंदर मैं अभी आपको हाफ और फुल वेव साइकिल जो है वो दोनों करके बताऊंगा। ठीक है, सेंटर टेप रेक्टिफायर के अंदर क्या होगा, सेंटर टेप रेक्टिफायर के अंदर जो आपके पास 2 डायोड है, वो इसी तरह से काम करेंगे कि एक वक्त में एक डायोड क्या करेगा, वर्क करेगा। तो यहां पर भी मैं क्या करता हूं, अप्लाई करता हूं एसी। तो ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, और ये है एसी इनपुट। और एसी इनपुट को जब आप अप्लाई करते हैं, ये जो दरमियान में आपको ग्रीन कलर का नजर आ रहा है, ये है ट्रांसफार्मर। इसी वजह से इस सर्किट को सेंटर टेप, सेंटर में है ना, इसे सेंटर टेप ट्रांसफार्मर कहते हैं, ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर का यहाँ पे यही काम है कि वो वोल्टेज को इनहेंस कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है, तो अपने हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं इसे। तो ये आपके पास है ट्रांसफार्मर। अच्छा, और उसके बाद क्या है, 2 डायोड लगे हुए हैं। अब देखें, इस अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको जो वायर्स नजर आ रहे हैं, उन वायर्स के अंदर एक वायर यहाँ पर ये कहलाएगा, ये लाइव वायर है,
और ये वाला भी लाइव वायर है। जिनके साथ भी डायोड कनेक्टेड है, और जिनके साथ डायोड कनेक्टेड नहीं है उसे न्यूट्रल वायर कहते हैं। जैसे आपके घर के अंदर जो वापडा वाले दो वायर्स देकर जाते हैं, एक रेड होता है एक ब्लैक होता है, उसके अंदर जो रेड वायर होता है उसे लाइव वायर कहते हैं, उसमें करंट मौजूद होता है। जो ब्लैक वाला वायर होता है उसे न्यूट्रल वायर कहते हैं, उसके अंदर करंट मौजूद नहीं होता, वो करंट के वापस आने का रास्ता होता है। तो यहाँ पर भी सेंटर टेप रेक्टिफायर के अंदर एक लाइव वायर है, एक न्यूट्रल है और दूसरा लाइव वायर है। एक वक्त में जब कभी भी एक डायोड चल रहा होगा तो वो डायोड एक्चुअली किन बेस पर चल रहा होगा। अगर फॉर एग्जांपल D1 है तो उसका ये लाइव वायर है और ये न्यूट्रल वायर है, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा, अगर ये D2 चल रहा होगा तो D2 का लाइव वायर और D2 का न्यूट्रल, न्यूट्रल दोनों के लिए क्या है, सेम है। तो एक वक्त में कोई एक डायोड क्या करेगा, वर्क करेगा और रेक्टिफिकेशन करेगा। तो आगे हमें कहां पर रेक्टिफिकेशन मिलेगी, हमें यहां पर मिलेगी R पे। यहां पे हमें आउटपुट क्या मिलेगा, ये आउटपुट होगा इस तरह से, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ये देखिए ये फुल वेव है ना, इसे हम कहते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन। ये भी क्या था, फुल वेव रेक्टिफिकेशन। अब यहाँ पे जरा हम समझते हैं कि ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन होगी कैसे। वन बाय वन हर सर्किट को समझेंगे। ब्रिज रेक्टिफायर को सबसे पहले समझेंगे, फिर सेंटर टेप रेक्टिफायर की तरफ जाएंगे और उसको समझेंगे कि हाफ वेव में ऐसा क्या हुआ। बात यह है कि हमें रेजिस्टेंस से करंट को फ्लो कराना है। किस रेजिस्टेंस से, इस RL से। इस RL में से अगर करंट पास हो गया, इसका मतलब यह है कि आपके डायोड ने अलाउ कर दिया है करंट को इस रेजिस्टेंस से पास होने के लिए। और अगर ये पास हो गया, इसका मतलब यह है कि रेक्टिफिकेशन हो गई। दोनों साइकिल में यही काम करके दिखाना है। अगर ये बात प्रूव हो गई तो हम कहेंगे कि रेक्टिफिकेशन हो गई। ठीक है, तो इस चीज को मैं फर्स्ट हाफ साइकिल की बात करता हूं। फर्स्ट हाफ साइकिल, तो फर्स्ट हाफ साइकिल के अंदर जो टाइम होता है वो 0 से T/2 तक है। और सेकेंड हाफ साइकिल का जो टाइम है, सेकेंड हाफ साइकिल, उसका टाइम है T/2 से लेकर T तक। ठीक है, ये आपके पास क्या है, दो साइकिल। और इनको अगर ड्रॉ कर ले तो इस तरह से है कि फर्स्ट हाफ साइकिल पॉजिटिव है, ये AC का फर्स्ट हाफ साइकिल, और ये AC का नेगेटिव हाफ साइकिल या सेकेंड हाफ साइकिल होगा। ठीक है, ये आपके पास हो गया। तो अब इस AC को DC में आपने कन्वर्ट करना है, तो पहले हाफ साइकिल के अंदर करंट का फ्लो क्या होगा, और उस करंट के फ्लो से हमें ये बात पता चल जाएगी कि इसके अंदर से AC फ्लो किया या नहीं। तो AC इनपुट, तो AC इनपुट में मैं क्या कर रहा हूँ, पहला हाफ साइकिल इसमें अप्लाई कर रहा हूँ। पहला हाफ साइकिल क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और जब सेकंड हाफ साइकिल आप अप्लाई करेंगे तो सेकंड हाफ साइकिल के अंदर ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स। तो अब जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन जाएगा और जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन जाएगा। आप जानते हैं कन्वेंशनल करंट जो होता है वो फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब जरा गौर से देखें कि इसके अंदर हम डायरेक्शन को किस तरह से क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट यहां से करते हैं कि करंट पहले चलना शुरू हुआ। अगर हम कहें ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब ए बी क्या होगा, पॉजिटिव पर, और बी क्या होगा, नेगेटिव पर। ठीक है, ये दो बातें हो गई, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। तो करंट अगर फ्लो करेगा तो मुझे बताएं, ए पॉइंट पर पहुंचने के बाद जंक्शन है। जंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था, ये वो पॉइंट होता है जहां पर दो या दो से ज्यादा चीजें कनेक्टेड होती हैं। अब ए पॉइंट पर दो चीजें क्या कनेक्टेड है, एक है डायोड D1 और दूसरा है डायोड D2। ठीक है, एक डायोड D1 और दूसरा D2। अब यहां पर करंट जो होगा वो फ्लो वहां से करेगा जहां पर बाइसिंग क्या है, फॉरवर्ड है। अब फॉरवर्ड किस तरह से, अगर आप देखें कि जो डायोड 1 है उसका जो एरो है ये है पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव, जबकि यहां पर ये है नेगेटिव और ये है पॉजिटिव। इसी तरह D3 का पॉजिटिव नेगेटिव, D4 का पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अब देखें, हमने ये बात पढ़ी थी हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर भी कि जब पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होता है या हायर पोटेंशियल से कनेक्ट होता है तो इस बाइजिंग को क्या कहते हैं, फॉरवर्ड बाइजिंग। और फॉरवर्ड बाइजिंग के अंदर हमने पढ़ा था करंट क्या करता है, फ्लो करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब यहां से करंट चलेगा तो वो करंट ए पॉइंट पर पहुंचने के बाद किधर से गुजरेगा, वो गुजरेगा D1 में से। ये डायरेक्शन है D1 से पास होने की। अब D1 से गुजरने के बाद करंट अब आ गया D पॉइंट पर। अब D पॉइंट पर करंट आने का मतलब यह है कि यहां पर तो D4 पे से तो करंट गुजर नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव है। तो करंट फ्लो करके किस में से जाएगा, करंट फ्लो करेगा RL में से। ये करंट की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो करंट कैसे फ्लो किया, पहले A से D और अब D से C। तो मैं यहां पर इसका पाथ भी बनाता जाता हूं कि सबसे पहले करंट A से
डी पे गया, और ए से डी की तरफ जाते हुए, ए से डी की तरफ जाते हुए वो कौन से डायोड से गुजरा, D1 से। फिर वो डी से सी पर आया, और डी से सी की तरफ जाते हुए वो किससे गुजरा, लोड रेजिस्टेंस से, RL। उसके बाद अब सी पॉइंट पर पहुंच के उसको दोबारा दो रास्ते मिल जाएंगे, और वो दोनों रास्तों में अगर देखा जाए तो डायोड फॉरवर्ड बाइज्ड है। लेकिन आप जानते हैं करंट कभी भी पॉजिटिव से पॉजिटिव फ्लो नहीं करता है। इसका मतलब ये मैं नहीं कह सकता कि करंट फ्लो करके कहां जा रहा है, ए पॉइंट पर, ये तो गलत हो जाएगा ना। करंट हमेशा हायर से लोअर की तरफ जाता है। इसका मतलब ये है कि ये जो D2 वाला करंट है ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या पॉसिबल है, तो सी पॉइंट पर पहुंचने के बाद करंट को जो दो रास्ते मिल रहे हैं उनमें से वो किस रास्ते से गुजरेगा, D3 से। क्यों, क्योंकि बी पॉइंट पर क्या पोटेंशियल है, बी पोटेंशियल है नेगेटिव। तो करंट तो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव या हायर से लोअर की तरफ आता है। तो सोचे अब करंट गुजरा सी से बी की तरफ, तो अब अगला पाथ क्या हो गया, करंट सी से बी पर आ गया। और जब ये करंट सी से बी पर आएगा तो कौन से डायोड से गुजरा, D3 से। तो ये हो गया D3, ठीक है। और जब बी पॉइंट पर पहुंच गया करंट तो इसका मतलब नेगेटिव पर आ गया, और सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट। तो अगर आप देखें रेजिस्टर पर जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या है, मैं ड्रॉ कर देता हूं। तो यहां पर आपके पास जो रेजिस्टर है वो किसके अक्रॉस लगा हुआ है, सी और डी के अक्रॉस। ये है सी और ये है डी। तो यहां पर जो करंट की डायरेक्शन है वो कैसे नजर आ रही है आपको, डी से सी की तरफ, ठीक है। ये तो है पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, ठीक है ना। अब पॉजिटिव हाफ साइकिल में अगर आप देखें तो इसमें कौन कौन से डायोड्स हैं जिन पे से करंट पास हुआ है। तो वो डायोड्स अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूं तो वो डायोड दो हैं, एक D1 और दूसरा D3। ये दो डायोड हैं जिन पे से क्या हुआ है, पहले हाफ साइकिल में से करंट पास हुआ है। तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि जो D1 एंड D3, सॉरी, हाँ, D1 एंड D3 है, D1 एंड D3, ये दोनों डायोड्स इस वक्त करंट क्या कर रहे हैं, फ्लो करवा रहे हैं। इन्हें हम कहेंगे ये दोनों क्या है, फॉरवर्ड बाइज। फॉरवर्ड बाइज में करंट क्या करता है, फ्लो करता है। तो हम कहते हैं करंट यहां पर क्या है, नॉन जीरो। लेकिन जो D2 एंड D4 है ये तो करंट को फ्लो नहीं करवा रहे, क्यों, क्योंकि ये रिवर्स बाइज्ड है। और रिवर्स बाइज्ड है तो यहां पर जो करंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई फर्स्ट हाफ साइकिल की। अब आ जाए नेगेटिव हाफ साइकिल पर। जरा नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर देखिए करंट की डायरेक्शन को मैं किस तरह से ड्रॉ करूंगा। तो करंट फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो यहां पर अगर आप देखें ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। अब पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो करवाना है तो हम यहां से शुरू करते हैं कि करंट चलेगा इस साइड से, और बी पॉइंट या बी आपके पास पोटेंशियल पॉजिटिव है, और अब ए पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव है। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि अगर आप देखें तो पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्टेड किस तरह से, तो बी और ए क्या हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब बी पॉइंट पर पहुंच के करंट को दो रास्ते मिलेंगे, एक D4 और एक D3। D3 पे क्यों नहीं जाएगा, रिवर्स बाइस है। कैसे पता, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, जबकि D4 फॉरवर्ड बाइस है, पॉजिटिव नेगेटिव। फिर ये क्या आ गया, नेगेटिव पॉजिटिव। फिर ये क्या आ गया, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो अब आप देखें करंट ने बी पॉइंट पर पहुंच के किससे गुजरना है, तो उसने गुजरना है D4 से, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूं कि यहाँ पर जो करंट फ्लो करेगा वो किससे फ्लो करेगा, वो फ्लो करेगा D4 से। अब D4 से फ्लो करने के बाद करंट कहाँ आ गया, डी पॉइंट पर। अब डी पॉइंट पर आने के बाद उसके बाद दो रास्ते हैं, एक D1 पे जाने का, एक RL पे जाने का। आर D1 पे इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि वहां पर रिवर्स बाइज्ड है। तो करंट फ्लो कहां से करेगा, RL से। और किस तरफ जाएगा, D से C की तरफ। एंड देन दोबारा सी पर पहुंचने के बाद करंट को फिर दो रास्ते मिल गए। वो D3 पे इसलिए नहीं जाएगा, करंट पॉजिटिव से पॉजिटिव फ्लो नहीं करता। करंट ने कहां फ्लो करना है, D2 से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है। तो करंट फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट आप देख लें, वो डायरेक्शन ऑफ करंट ए पॉइंट पर जाएगी। और आप देखें कि इस पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों में करंट कहां से फ्लो कर रहा है, RL से फ्लो कर रहा है, और दोनों पे डायरेक्शन क्या है, सेम। अब इस पाथ को भी जरा देख लें। इस पाथ में अगर आप देखें तो पहले करंट फ्लो किया बी से डी, करंट बी से डी पे जब फ्लो किया तो कौन से डायोड से गुजरा, वो डायोड था D4। फिर करंट डी से सी पर आया, डी से सी पर, और कहां से गुजरा, RL पे, लोड रेजिस्टेंस। फिर सी से वो कहां चला गया, तो वो सी से चला गया ए पर।
और सी से ए की तरफ जाते हुए कौन सा डायोड से गुजरा, D2 से। तो अगर आप देखें तो यहां पर मैं अगर ड्रॉ करूं कि करंट की डायरेक्शन लोड रेजिस्टेंस पे क्या है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो लोड रेजिस्टेंस है RL, जो कि C और D के दरमियान में है, उसमें अगर आप देखें तो करंट की डायरेक्शन अभी भी क्या है, D से C है। तो अगर करंट की डायरेक्शन यहाँ पे चेंज नहीं हो रही, तो यही तो हमने करना था कि दो डायरेक्शन वाले करंट को हमने यूनिडायरेक्शनल बनाना था। अब दोनों सिचुएशन में देख लें कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल था तब भी रेजिस्टेंस से जो करंट गुजरा वो D से C था, और जब नेगेटिव हाफ साइकिल था तब भी करंट कहां से गुजरा, D से C की तरफ। तो ये हो गई ना कि हमारे पास जो करंट हो गया वो यूनिडायरेक्शनल बन गया, एक ही डायरेक्शन है करंट की। इसी को हम कहते हैं एसी कन्वर्ट हो जाता है किसमें, DC में। और इसके अंदर कंप्लीट साइकिल जो है वो क्या हो जाती है, आपके पास रेक्टिफाई हो जाती है। तो यहां पर मैं यही पॉइंट को दोबारा रिपीट कर देता हूं, और वो ये है, अब इस सेकंड हाफ साइकिल में कौन सी चीज फॉरवर्ड वाइज थी, कौन सी रिवर्स वाइज थी। तो यहां पर हम लिखेंगे D2 एंड D4। D2 एंड D4 क्या है, फॉरवर्ड वाइज है। तो अब फॉरवर्ड वाइज है तो इसका मतलब यहां से करंट फ्लो करेगा। लेकिन जब मैं पुट करता हूं क्या, D1 एंड D3, D1 एंड D3, तो D1 और D3 से जो गुजरने वाला करंट रिवर्स वाइज है, और यहां पर करंट की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि ये अलाउ नहीं करेगा करंट को पास होने के लिए। तो आप देख लें कि जब हम फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ साइकिल लेते हैं तो उस फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ साइकिल के अंदर करंट किस तरह फ्लो करता है, आपने बस डायरेक्शन को देखना है कि वो डायरेक्शन लोड रेजिस्टेंस पे क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर वो सेम है तो इट मींस वहां पर जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो क्या है, सेम है। और अगर मैं ड्रॉ करूं कि अगर डी से सी की डायरेक्शन है उसको मैं इस तरह ड्रॉ कर लूं कि ये डायरेक्शन है डायरेक्ट करंट की, और यहां पर भी सेम आपके पास साइकिल बनेगा क्योंकि डायरेक्शन सेम है, तो यही ड्रॉ करूंगा ना। तो आप देख लें कि यहाँ पर दोनों वेव क्या हो गई हैं, रेक्टिफाई हो गई। इसी को हम कहते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन। ठीक है, अच्छा। अब ये तो बात आ गई कि कैसे फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ के अंदर जो है वो रेक्टिफिकेशन होती है ब्रिज रेक्टिफायर में। अब जरा देखें कि सेंटर टेप ट्रांसफार्मर के अंदर अगर हम देखें कि यहाँ पे किस तरह से जो करंट होता है वो फ्लो करता है और यूनिडायरेक्शनल करंट बना लेता है। तो इसको भी जरा उसी तरह देख लेते हैं जिस तरह हमने पहले देखा। अब देखिए इसके अंदर क्या है, पहला हाफ साइकिल पॉजिटिव है, पॉजिटिव, और दूसरा हाफ साइकिल क्या है, नेगेटिव, ये है नेगेटिव। इसमें डायोड जो लगे हुए हैं उनका नाम है D1 और D2। तो जब पहला पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो ये पॉजिटिव होगा और ये क्या होगा, नेगेटिव, जबकि नेगेटिव हाफ साइकिल में ये नेगेटिव होगा और ये क्या होगा, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो यहां पर भी मैं ले लूंगा पॉजिटिव, और ये क्या ले लूंगा, नेगेटिव। और इसके अंदर ये नेगेटिव होगा तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि साइकिल क्या है, ऑपोजिट है। इसे डायोड को कह देता हूं ये है D1 और ये है D2। अब जरा देखिए पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर जब मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव डिफाइन कर दिया, तो ये आपको याद है मैंने ये वाली जो लाइन थी इसे कहा था ये न्यूट्रल वायर है। तो न्यूट्रल का जो पोटेंशियल होता है वो हायर से कम होता है। तो अगर ऊपर हायर है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और अगर ये नेगेटिव है तो ये हायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि 220 वोल्ट और 0 वोल्ट, तो अगर इसके दरमियान में कोई वैल्यू लूंगा तो 220 के मुकाबले में ये वैल्यू क्या होगी, 110। तो मुझे बताएं 220 अगर हायर है, 220 अगर हायर है तो जो 110 है वो लोअर होगा, किसके लिए, 220 के लिए। ठीक है, लेकिन 0 अगर लोअर है तो 0 के रिस्पेक्ट में 110 क्या है, वो हायर है। ठीक हो गया ना। तो आप इस चीज को देखें ये रिलेटिव है कि 220 के लिए 110 क्या है, लोअर है, लेकिन 110 हायर है किसके लिए, 0 के लिए। तो यहां पर भी यही बात है कि जब आप पॉजिटिव इसको लेते हैं, इस पॉजिटिव के लिए ये वाला लोअर है, लेकिन नेगेटिव के लिए ये वाला क्या है, हायर है। तो इसलिए मैंने क्या किया, पॉजिटिव नेगेटिव को यहाँ ड्रॉ कर लिया। अब जरा देखें डायरेक्शन ऑफ करंट किस तरह होगी, ये होता पॉजिटिव, ये होता नेगेटिव, ये होता पॉजिटिव, ये होता नेगेटिव। तो पहले हाफ साइकिल के अंदर अगर आप D1 को देखें तो D1 क्या है, फॉरवर्ड बाइज्ड है, जबकि D2 क्या है, रिवर्स बाइज्ड है। कैसे पता चल रहा है रिवर्स बाइज, नेगेटिव कनेक्टेड है ना किसके साथ, पॉजिटिव के साथ। तो जब नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट होता है तो कौन सी बाइजिंग होती है, रिवर्स। और रिवर्स बाइजिंग में हमने पढ़ा है करंट फ्लो नहीं करता। तो फॉरवर्ड सर बाइजिंग में से तो करंट वेरिएबल। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अब करंट किस तरह से फ्लो करेगा, तो करंट की डायरेक्शन में बता देता हूं। फॉरवर्ड बाइजिंग है ना, तो करंट यहां से चलेगा और ये करंट इस डायोड से पास होगा। डायोड से पास होने के बाद जब करंट यहां पर आएगा तो वो करंट इस लोड रेजिस्टेंस से गुजरेगा, RL, ये रेजिस्टेंस है RL।
और करंट फ्लो करने के बाद वापस नेगेटिव पोटेंशियल पे आएगा और ये सर्किट क्या हो जाएगा, कंप्लीट। इसका मतलब ये हुआ यहां से जो आपके पास साइकिल है वो पॉजिटिव पास हो गया, ठीक है। तो पॉजिटिव साइकिल पॉजिटिव की वजह से पास हुआ, और वो किस डायोड से पास हुआ, D1 से, ठीक है। तो ये तो आ गया पहला हाफ साइकिल, जबकि यहाँ पर D2 क्या रिवर्स बाइज है, इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इस केस के अंदर जो D1 है वो D1 फॉरवर्ड बाइज्ड है, जिसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा है, बट D2 रिवर्स बाइज्ड है और ये ब्लॉक कर रहा है, करंट को पास होने नहीं देगी। अब आ जाए नेगेटिव हाफ साइकिल पर। नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर अभी मैंने आपको बताया ये जो ट्राइंगल है ये पॉजिटिव है और लाइन नेगेटिव है, ट्राइंगल पॉजिटिव लाइन नेगेटिव, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखें कि कौन सा फॉरवर्ड है और कौन सा रिवर्स है, तो जो पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होता है वो क्या हो जाता है, फॉरवर्ड। लेकिन इस केस के अंदर ये क्या है, रिवर्स, और रिवर्स के अंदर करंट फ्लो नहीं करता। इसका मतलब D1 अब करंट को जाने नहीं देगा, लेकिन D2 तो अब करंट को जाने देगा ना। तो अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो करंट डायरेक्शन इस तरह से होगी, करंट फ्लो करेगा और फ्लो करने के बाद करंट आएगा यहां पर, और करंट ये फ्लो करके किसमें से गुजरेगा, दोबारा। और जब ये करंट फ्लो करेगा तो आप देखिए जैसे करंट की डायरेक्शन पहले थी तो वो अभी भी वैसी है ना। इसका मतलब करंट फ्लो किया और सेम आपके पास वही साइकिल फॉर्म हुआ है, और ये देखें सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके अंदर जो करंट की डायरेक्शन है वो RL पर से वही है जो कि पहले वाले की थी। तो इसका मतलब यहां पर क्या हुआ, करंट की एक ही डायरेक्शन बन गई, और ये करंट किसकी वजह से फ्लो किया है, D2 की वजह से। तो इसका मतलब, तो अब यहां पर आप देख लें कि इस केस में क्या हुआ, इसमें D1 अब क्या हो गया, रिवर्स बाइस, जो कि पहले क्या था, फॉरवर्ड बाइस था। और इसमें जो आपके पास D2 है अब वो फॉरवर्ड बाइस्ड हो गया, और D2 जो है वो क्या था, रिवर्स बाइस था, जो कि पहले था, ठीक है। तो अब अगर आप देखें तो दोनों साइकिल, चाहे वो साइकिल पॉजिटिव था, इस चीज को अगर मैं देखूं ये पॉजिटिव था या नेगेटिव था, इन दोनों से जो रिजल्ट आपके पास आया वो क्या है, दोनों का साइकिल क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब यहां पर जो करंट है वो क्या हो गया, रेक्टिफाई हो गया, क्योंकि करंट की अब क्या बन गई, सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन बन गई, जैसा कि लोड रेजिस्टेंस पे आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसकी वेव फॉर्म पर। तो देखिए वेव फॉर्म में अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। इनपुट साइकिल क्या है, तो इनपुट साइकिल ये है इनपुट साइकिल, ठीक है। और आउटपुट ये, तो अभी मैंने आपको जो ऊपर ड्रॉ करके बताया वो यही था कि इनपुट में जब पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ साइकिल लेते थे वो दोनों रेक्टिफाई हो जाते थे, और रेक्टिफाई होने का मतलब दोनों की जो डायरेक्शन थी वो क्या थी, सेम। तो दोनों पे पॉजिटिव पॉजिटिव शो होगा। इट मींस यहाँ पर जो आउटपुट है वो फुली क्या हो गया है, रेक्टिफाई हो गया, क्योंकि इसके अंदर दो वेव्स बन रही है। पॉजिटिव तो पॉजिटिव है ही, लेकिन नेगेटिव वाला भी क्या बन गया, पॉजिटिव, क्योंकि उसमें डायरेक्शन को क्या कर दिया है, रेक्टिफाई कर दिया। तो अगर आप देखें एसी की ये एक वेव फॉर्म है, एसी की ये एक वेव फॉर्म है जो कि हमने चैप्टर के शुरू में पढ़ी। लेकिन यहां पर जब मैं आउटपुट पर आता हूं तो ये आपके पास एक वेव फॉर्म नहीं है, ये दो वेव फॉर्म है। इन्हें क्या कहते हैं, रिपल्स कहते हैं। ये दो रिपल्स हैं, या दो, हम कह सकते हैं कि साइकिल्स हैं। दो साइकिल का मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है, डबल है पहले के मुकाबले में। पहले की फ्रीक्वेंसी अगर 1 है, एक साइकिल है ना 1 हर्ट्ज, तो दूसरे की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, 2 हर्ट्ज है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर दो साइकिल है ना, 2 हर्ट्ज। तो अब अगर आप देखें, क्या अब यहां पर ये किया जा सकता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि ऑल्टरनेटिंग करंट को जब फुल वेव रेक्टिफायर पे या ब्रिज रेक्टिफायर पे अप्लाई किया जाता है तो उसकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो आप आंसर दे सकते हैं कि जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो इनिशियल के मुकाबले में डबल हो जाएगी। इट मींस कि फुल वेव रेक्टिफिकेशन में इनपुट फ्रीक्वेंसी आउटपुट फ्रीक्वेंसी के इक्वल नहीं होती, जबकि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में इनपुट फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है किसके, आउटपुट फ्रीक्वेंसी के। क्योंकि इनपुट पर भी एक ही साइकिल होता है पूरा, उसे एसी वेव फॉर्म कहते हैं, और आउटपुट पर भी एक ही वेव फॉर्म बनती है जिसे डीसी आउटपुट कहते हैं। जबकि फुल वेव रेक्टिफिकेशन में इनपुट पे एक साइकिल होता है लेकिन आउटपुट पे दो साइकिल मिलते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी क्या हो गई है, डबल हो गई है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपने इसके अंदर याद रखना है। अगला पॉइंट आ जाता है इसमें, फिल्टर सर्किट। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमें मिलने वाला आउटपुट होता है उसे हम क्या कहते हैं, पल्सेटिंग डीसी, ठीक है ना। याद है मैंने आपको क्या बताया था, ये कहलाता है पल्सेटिंग डीसी। ये स्मूथ नहीं होता, इसमें फ्लक्चुएशन है, ये पल्सेटिंग डीसी। अब इस पल्सेटिंग डीसी को अगर आपने क्या करना है, स्मूथ बनाना है, क्योंकि आउटपुट तो हम यही जानते हैं, आउटपुट तो स्टेडी होता है, स्ट्रेट होता है।
तो यहां पर इसकी जो कन्वर्जन है ना, इसे हम किसके जरिए करते हैं, एक सर्किट के जरिए इसे कहते हैं फिल्टर सर्किट। तो यहां पर सबसे पहले तो मैं लिख दूं कि पल्सेटिंग पल्सेटिंग डीसी, पल्सेटिंग डीसी। और इस पल्सेटिंग डीसी को अगर आप स्मूथ डीसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जो सर्किट यूज होता है उसे क्या कहते हैं, फिल्टर सर्किट कहते हैं। अच्छा, अब मैं आपको यहां पर एक और बात बता दूं, और वो ये है, हमने ये बात पढ़ी है कि ऑल्टरनेटिंग करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। ठीक है। जबकि हमने एक और बात भी पढ़ी है, डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। जबकि अभी हम ऊपर क्या पढ़कर आ रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी डीसी की क्या थी, डबल। क्यों? क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी हमने किसकी पढ़ी है, पल्सेटिंग डीसी की, स्मूथ की नहीं। तो अब आप पल्सेटिंग डीसी और स्मूथ डीसी में भी फर्क जान लें। क्या है? पल्सेटिंग डीसी की फ्रीक्वेंसी होती है जबकि स्मूथ डीसी की फ्रीक्वेंसी नहीं होती। तो जो बात हम पढ़ते हैं डीसी के लिए, वो कौन सा डीसी होता है, वो स्मूथ डीसी होता है। लेकिन इस केस में पल्सेटिंग डीसी की फ्रीक्वेंसी है। अब हमने यही करना है कि इस फ्रीक्वेंसी को क्या करना है, 0 करना है। तो हम पल्सेटिंग को किस में कन्वर्ट करेंगे, स्मूथ डीसी में। और ये कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम यूज करते हैं कैपेसिटर। तो हम फिल्टर सर्किट में क्या लगा देते हैं, कैपेसिटर लगा देते हैं। और कैपेसिटर क्या करता है, इसको स्मूथ कर देता है। तो मैं यहां पर आपको अभी ड्रॉ करके बताता हूं कि कैपेसिटर कैसे इसे स्मूथ करेगा। तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिख लें, कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल, कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल with load resistance, with load resistance, with load resistance act as a filter, act as a filter। इसका मतलब जब आप कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं पैरेलल, किसके, लोड रेजिस्टेंस के, तो फिर वो आपका जो लोड रेजिस्टेंस पे कैपेसिटर काम करता है, वो क्या काम करता है, वो फिल्टर का काम करता है। और फिल्टर के अंदर यही है कि वो क्या करेगा, जो आपकी रेक्टिफिकेशन है उसको क्या कर देगा, स्मूथ कर देगा, या पल्सेटिंग डीसी को स्मूथ कर देगा। अब कैसे करेगा जरा देखें। मैं डायग्राम बनाता हूं पहले हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की। अगर आपको याद हो तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में हमने यही पढ़ा था कि ये आपके पास है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। ठीक है, ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। अब इस हाफ वेव रेक्टिफिकेशन को ये फिल्टर सर्किट क्या करेगा, तो ये इस तरह से करेगा कि लेट से मैं इसको दोबारा ड्रॉ करता हूं। तो ये इस तरह से करेगा कि ये इसको नीचे आने नहीं देगा, इस तरह से। ठीक है। तो अगर आप देखें तो इसके अंदर तकरीबन कुछ स्मूथनेस आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगी, स्मूथनेस आना शुरू हो जाएगी। कैसे होगी इस चीज को अभी मैं डायरेक्शन ऑफ करंट के जरिए एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ, ये था पल्सेटिंग डीसी, पल्सेटिंग डीसी। और इसे आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, स्मूथ डीसी में, स्मूथ डीसी में। अच्छा, फुल वेव रेक्टिफिकेशन को अगर ड्रॉ करें, एफ डब्ल्यू आर, तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर यही होगा। ये आपके पास है फुल वेव रेक्टिफिकेशन के साइकिल। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, पल्सेटिंग, पल्सेटिंग डीसी। अब इस पल्सेटिंग डीसी को आप कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, फिल्टर सर्किट के जरिए स्मूथ बनाते हैं। तो स्मूथ कैसे बनेगा, तो मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ करता हूँ इस तरह से कि ये जो करंट 0 है ना, इस करंट को 0 होने से वो क्या करता है, रोकता है इस तरह से। ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास बिल्कुल क्या कर देगा, स्मूथ कर देगा। इसे कह देते हैं स्मूथ डीसी। अब ये स्मूथ डीसी होता कैसे, देखिए पहली तो बात यह है कि इस वेव से आपको क्या नजर आ रहा है, इस वेव से ये पता चल रहा है कि इस पॉइंट पर करंट क्या है, मैक्सिमम है। और इस पॉइंट पर करंट क्या है, 0। इस पॉइंट पे करंट क्या है, मैक्सिमम। और इस पॉइंट पे करंट क्या है, 0। अगर हम किसी तरह से इस करंट को 0 होने से बचा लें, तो ये 0 पे अगर ना जाए तो फिर करंट क्या हो जाएगा, स्मूथ। तो यहां पर ये जो येलो कलर की लाइन ड्रॉ की हुई है, लाइन यही आपको बता रही है कि करंट 0 हो ही नहीं रहा किसी भी पॉइंट पर। तो करंट 0 कैसे नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस लगा देंगे जो एनर्जी को क्या करेगी, स्टोर। और ये एनर्जी तब यूज होगी जब डायोड करंट नहीं दे रहा होगा, तो कैपेसिटर वहां करंट दे देगा। कैसे देगा, तो चले इसको जरा सर्किट के अंदर समझते हैं। आपने क्या किया, पहला इनपुट अप्लाई कर दिया, एसी इनपुट। ठीक है। तो एसी इनपुट में पॉजिटिव नेगेटिव, ये पहले हाफ साइकिल के लिए मैं आपको बता रहा हूं, पहले हाफ साइकिल के अंदर
तो करंट क्या करेगा, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, तो करंट फ्लो करेगा फॉरवर्ड बाइजिंग की वजह से, ये फॉरवर्ड बाइज हो गया। तो करंट जब यहां से फ्लो करेगा तो किससे गुजरेगा, इस सर्किट से। अच्छा, और इसके अंदर मैं क्या लगा देता हूं, इसके अंदर मैंने लगा दिया एक कैपेसिटर पैरेलल में, यही हमने पढ़ा ना, कैपेसिटर को क्या लगा दें, पैरेलल में। तो आप जानते हैं कि कैपेसिटर या कोई भी चीज जब पैरेलल में कनेक्टेड होती है तो करंट डिवाइड हो जाता है। करंट इस जंक्शन पे पहुंचने के बाद डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट्स में। एक करंट मूव करके जाएगा कैपेसिटर के पास, और एक करंट फ्लो करेगा किससे, लोड रेजिस्टर से, ठीक है। फिर ये करंट वापस आएगा इस पॉइंट पर, फिर मिलेगा और ये सर्किट को क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा, ठीक है। तो ये करंट की डायरेक्शन मैंने ड्रॉ करके बता दी कि किस तरह से करंट जो है वो इस सर्किट के अंदर फ्लो कर रहा है। तो करंट का फ्लो करना सबसे पहले क्या कर रहा है, यहां पर कैपेसिटर के अंदर चार्जिंग कर रहा है, यहां पर क्या हो रही है, चार्जिंग हो रही है। अच्छा, अब चार्जिंग हो गई, अब क्या होगा कि जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में तो आप जानते हैं करंट फ्लो ही नहीं करता, ठीक है ना। यह है नेगेटिव हाफ साइकिल, क्यों नहीं फ्लो करता, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और ये हो गया रिवर्स बाइजिंग। तो हमने यही पढ़ा ना, रिवर्स बाइजिंग में कोई करंट फ्लो नहीं करता। तो अब यहां पर क्या होगा, ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है ना, इस कैपेसिटर के अंदर चार्ज थे, क्या थे, स्टोर थे। अब ये स्टोर चार्ज किस दिन काम आएंगे, ये इसी दिन काम आएंगे कि यहां से जो भी चार्ज स्टोर हुए थे, उन्होंने कैपेसिटर को एक पॉजिटिव प्लेट बना दिया था और एक क्या बना दिया था, नेगेटिव प्लेट। आप सोचें कि अब क्या होगा, ये जो लोड रेजिस्टेंस है आपकी, इस लोड रेजिस्टेंस से इस वक्त करंट फ्लो करेगा जब रिवर्स बाइजिंग है और डायोड से करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो अब यहां पर करंट कैसे फ्लो करेगा, पॉजिटिव से निकलेगा और करंट लोड रेजिस्टेंस से क्या होगा, पास होगा। तो अगर आप देखें क्या हुआ कि जब करंट सर्किट से चला था वो डायोड से पास हुआ, और कैपेसिटर को भी उसने चार्ज किया, लोड रेजिस्टेंस से भी गुजरा, ठीक है ना। तो आप देखें कि यहां पर तो करंट मैक्सिमम है, लोड रेजिस्टेंस से गुजर रहा है। लेकिन जब ये है ना जीरो वाला पार्ट, अब इस जीरो वाले पार्ट में पहले क्या होता था कि क्योंकि डायोड क्या हो जाता था, रिवर्स बाइस, करंट को फ्लो नहीं कराता था, करंट की वैल्यू क्या हो जाती थी, जीरो। लेकिन इस पॉइंट पर भी अब हमने करंट को क्या कर लिया हासिल, कैसे, कैपेसिटर के जरिए। हमने कैपेसिटर जो लगाया था उसने क्या किया, इसने उस वक्त करंट प्रोवाइड किया जब सर्किट के अंदर करंट मौजूद नहीं था। तो अब आप देखें कि जो करंट जीरो था अब वो भी क्या हो गया, मैक्सिमम पे पहुंच गया, ठीक है ना। ये करंट अब इस पॉइंट पर मैक्सिमम पे आ गया। तो अगर ये करंट मुसलसल मैक्सिमम रहेगा तो हम कह देंगे ना कि ये करंट क्या हो गया, स्मूथ हो गया, ठीक है। तो इस तरह से फिल्टर सर्किट करंट को क्या करता है, फ्लो करवाता है, और उस पॉइंट पर जहां पर करंट जीरो हो रहा होता है वो उस करंट को क्या कर देता है, मैक्सिमम कर देता है, ठीक है। ये है फिल्टर सर्किट का काम, ठीक है। अच्छा, इसी चीज को अगर आप डिस्कस कर ले फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए, तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन में भी हमने क्या करना है, यहाँ पर कैपेसिटर लगा देना है इस लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल। तो लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल आप कैपेसिटर कनेक्ट कर देंगे, ये फिर से वही काम करेगा क्या, कि जब करंट फ्लो करेगा, मैं दोबारा ड्रॉ करके बताता हूँ, करंट की डायरेक्शन B1 से, फिर करंट की डायरेक्शन कहां से गुजरेगी, तो करंट RL से भी पास होगा और करंट कैपेसिटर से भी पास होगा, और फिर ये करंट मूव करके D3 से पास होने के बाद सर्किट क्या कर लेगा, कंप्लीट। लेकिन जब, तो अब यहां पर भी अगर आप देख लें तो क्या हुआ कि कैपेसिटर क्या करेगा, जैसे ही लोड रेजिस्टेंस पे करंट नहीं होगा तो कैपेसिटर क्या करेगा, इसमें से करंट को फ्लो करवाएगा, क्योंकि कैपेसिटर जब चार्ज हो जाएगा तो एक तरफ पॉजिटिव आ जाएगा और एक तरफ नेगेटिव आ जाएगा। तो जब यहां पर करंट नहीं होगा तो ये आपके पास करंट यहां से क्या करेगा, फ्लो करवाएगा, और करंट जब फ्लो करवाएगा तो करंट की वही डायरेक्शन होगी जो कि पहले थी। तो अगेन यहां पर क्या हो गया कि फिल्टर सर्किट ने इसको क्या कर दिया, स्मूथ कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर फिल्टर सर्किट को यूज करते हैं, ठीक है। इन हाफ वेव और फुल वेव को हम एक साथ जो है वो लिख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन, दोनों की डेफिनेशन के अंदर क्या फर्क था कि जो आपके पास हाफ वेव है वो कन्वर्ट करता है हाफ ऑफ द साइकिल, इट कन्वर्ट्स वन हाफ, वन हाफ AC, जबकि फुल वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर ये क्या करता है, कन्वर्ट कंप्लीट साइकिल ऑफ AC, ये कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट कंप्लीट साइकिल, साइकिल ऑफ AC, ठीक है। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अगला, वेव फॉर्म,
दोनों की वेव फॉर्म किस तरह की होती है। तो इस वेव फॉर्म को अगर ड्रॉ करें तो जब आप इसमें अप्लाई करते हैं एसी, तो वो एसी इसमें हाफ वेव को कन्वर्ट करता है, तो ये इसकी वेव फॉर्म बनती है। जबकि फुल वेव रेक्टिफिकेशन में हमने क्या पढ़ा कि जब आप इसको एसी अप्लाई करते हैं तो इसकी जो वेव फॉर्म होती है वो कुछ इस तरह की होती है कि दोनों जो साइकिल्स हैं वो इसके फॉर्म हो रहे होते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ये आपके पास जो है वो वेव है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपके पॉजिटिव, ये हो गया पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आपके पास वेव फॉर्म हो गई। फिर अगला पॉइंट मैंने क्या बताया, वो था फ्रीक्वेंसी। तो मैंने आपको बताया कि जो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है उसके अंदर आउटपुट फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है किसके, इनपुट फ्रीक्वेंसी के। जबकि फुल वेव रेक्टिफिकेशन में आउटपुट फ्रीक्वेंसी डबल होती है किसके, इनपुट फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट क्या होगा, नंबर ऑफ डायोड्स, नंबर ऑफ डायोड्स। तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर कितने डायोड्स यूज होते हैं, तो यहाँ यूज होता है सिंगल डायोड, एक ही डायोड यूज होता है, सिंगल डायोड। और फुल वेव रेक्टिफिकेशन में मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था मिनिमम की अगर बात करेंगे तो 2, एंड मैक्सिमम की अगर बात करेंगे तो 4। और मिनिमम सेंटर टेप, मैक्सिमम ब्रिज रेक्टिफायर के तौर पर यूज किया जाता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर अगला पॉइंट इसके अंदर लिखे तो वो आ जाता है इसके एफिशिएंसी का। जो एफिशिएंसी होती है, ये पेपर के अंदर एमसीक्यूज के तौर पर पूछा जाता है कि कौन ज्यादा एफिशिएंट है, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन या फुल वेव रेक्टिफिकेशन। एफिशिएंसी को हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका सिंबल होता है। तो जो एफिशिएंसी होती है वो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की कम होती है, और कितनी होती है, तो ये वैल्यू होती है 40.6%। जबकि फुल वेव रेक्टिफिकेशन में जो एफिशिएंसी होती है वो होती है 81.2%, यानी कि डबल कर दें। तो अगर पेपर के अंदर क्वेश्चन आए कि विच वन इज एफिशिएंट, तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन इज एफिशिएंट बिकॉज इसकी एफिशिएंसी हाफ वेव के मुकाबले में डबल है। वेव भी तो डबल रेक्टिफाई हो रही है ना, इस वजह से इसको हम कहते हैं कि इसकी रेक्टिफिकेशन जो होती है वो डबल होती है हाफ वेव के मुकाबले में। फिर अगला, अगर मैं आरएमएस वैल्यू की बात करूं इसके अंदर, क्योंकि आरएमएस वैल्यू हमने पढ़ी थी ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहलाती है, तो आरएमएस वैल्यू जो होती है उसे मैं लिख सकता हूं आरएमएस वैल्यू। तो उस आरएमएस वैल्यू को अगर हम लिखेंगे किसके लिए, हाफ वेव के लिए, तो हाफ वेव के अंदर जो रूट मीन स्क्वायर करंट होता है वो मैक्सिमम का हाफ होता है, मैक्सिमम का हाफ। जबकि जो फुल वेव रेक्टिफिकेशन में आरएमएस करंट है वो होता है मैक्सिमम डिवाइडेड बाय √2, जो कि हमने अब जब अपना जो टॉपिक था उसमें यही पढ़ा था ना कि ये मैक्सिमम का 0.707 टाइम्स होता है, मैक्सिमम का 707 टाइम्स क्या होता है, मैक्सिमम होता है। अच्छा, तो ये आपके पास जो है इसके हम कह सकते हैं कि कंपैरिजन है हाफ वेव और फुल वेव का। जितनी चीजें हमने पढ़ी वो इसके अंदर क्या हो जाती हैं, आ जाती हैं, ताकि आपको पता रहे कि हम ये चीजें क्या कर आए थे, पढ़ कर आए थे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर वैसे कुछ एप्लीकेशन भी हैं जो कि हम यूज करते हैं रेक्टिफिकेशन में, यानी कि ये जो डायोड्स होते हैं, ये डायोड्स कहाँ पर यूज होते हैं, तो ये डायोड्स यूज होते हैं आपके जो एलईडी जिसे हम कहते हैं ना लाइट इमिटिंग डायोड, तो लाइट इमिटिंग डायोड के तौर पर भी यूज होते हैं, उसे स्पेशल टाइप ऑफ पीएन जंक्शन डायोड्स कहते हैं। तो हमारे जो टीवी हैं उन टीवी के अंदर एलईडीज यूज होती हैं, तो ये कुछ स्पेशल डायोड्स हैं जो कि हम यूज करते हैं रेक्टिफिकेशन के लिए, या फिर अपने डेली जो यूज वाली डिवाइसेस होती हैं उनके तौर पर हम इसे क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका रेक्टिफिकेशन का यहाँ पे जाके खत्म होता है। ठीक है, कोई जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।